हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस लाइक प्लेटफॉर्म फॉर रिसेप्टर, चैनल्स, एंजाइम्स, सेल आइडेंटिटी मार्कर्स एक्सेट्रा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल को कवर किया हुआ है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आएंगी। ये स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे रिसेप्टर्स, यहाँ पे आप देखें ये एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, दैट इज द रिसेप्टर। ये रिसेप्ट करते हैं डिफरेंट केमिकल्स को, जैसे एंजाइम हो गया या ग्लूकोज हो गया। हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज इंटर होगा किस तरीके से, अगर उसके रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर रिसेप्टर नहीं होंगे तो ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर इंटर नहीं होगा। इस तरीके से ये रिसेप्टर का फंक्शन करती है। चैनल्स, सेल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के, यू कैन सी हियर, ये चैनल्स है। इस चैनल से मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड जा सकते हैं। उसके अलावा एंजाइम्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंजाइम भी मौजूद होते हैं, यू कैन सी हियर, ये एंजाइम है जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है सेल आइडेंटिटी मार्कर्स। तो यहाँ पे आपको सेल आइडेंटिटी मार्कर्स भी नजर आएगा। ये आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से सेल हमारे हैं और कौन से सेल बाहर से हमारे बॉडी के अंदर इंटर होंगे। अगर बाहर से कोई सेल इंटर होता है तो ये मार्कर उसको आइडेंटिफाई करके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देता है, फिर जो फॉरेन पार्टिकल या सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस हैं। लेकिन मेजर फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये प्रोटेक्शन करता है, एक्ट एज ए बैरियर टू प्रोटेक्ट द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट। आप यहाँ पे देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इंटरनल एनवायरनमेंट, ये साइटोप्लाज्म है, इसको कवर किया हुआ है। और साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करना है इंटरनल एनवायरनमेंट का। उसके बाद है रेगुलेशन, कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट। ये मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड जा रहे हैं, इसको कंट्रोल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेंटेनिंग सुइटेबल पीएच, आयोनिक बैलेंस फॉर एंजाइम एक्टिविटी एंड एलिमिनेटिंग टॉक्सिन मटेरियल्स। ये इसलिए मेंटेन करता है कि हमारे इंटरनल सेल के अंदर पीएच मेंटेन रहे, आयोनिक की कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहे ताकि एंजाइम की एक्टिविटी प्रॉपर हो और टॉक्सिक मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं। लिपिड बाइलेयर की अगर हम बात करते हैं, यू कैन सी हियर, ये लिपिड बाइलेयर है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम लिपिड बाइलेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक लेयर नजर आएगी लिपिड की, जो फास्फोलिपिड की बनी होती है, और ये नीचे की तरफ भी आपको एक लेयर नजर आएगी। तो ये डबल लेयर होती है और ये लेयर बेसिकली बनी होती है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की, और ये एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। इसका ये हेड वाला रीजन है, दैट इज द हाइड्रोफिलिक रीजन, ये वाटर लविंग रीजन होता है, और ये टेल्स वाले रीजन है। यहाँ पे आपको दो टेल नजर आएंगे, एक टेल बनी होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की और दूसरी टेल बनी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो ये लिपिड बाइलेयर बेसिकली ये मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, क्योंकि लिपिड बाइलेयर एक फ्लूइड स्टेट में होता है। ये मूवमेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से वहाँ करते रहते हैं, जैसे फ्लूइड में मूवमेंट होती रहती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव किंक्स इन देयर चेन। यहाँ पे आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की चेन नजर आ रही है, तो यहाँ पे हल्का सा, जैसे हम एल्बो को हल्का सा यहाँ पे बेंड करेंगे तो इस तरीके से इसे कहा जाता है किंक। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में किंक्स चेन होती है, प्रिवेंटिंग टाइट पैकिंग एंड इंक्रीजिंग फ्लूइडिटी। अब इस किंक की वजह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो चेन है ये टाइटली पैक नहीं होती इन लिपिड बाइलेयर में, इसकी वजह से इसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है।
और अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की, इन कंट्रास्ट पेक टाइटिंग एंड रिड्यूस फ्लूइडिटी। अब हम बात करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन की, तो ये स्ट्रेट होती है और ये चेन बेसिकली आपस में टाइट पैक होते हैं। इसकी वजह से लिपिड बायलेयर के अंदर फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। उसके अलावा एक और भी कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल helps stabilize the membrane by preventing it from becoming too fluid at high temperature and too rigid at low temperature। अब आप यहाँ पे देखें, दैट इज द लिपिड बायलेयर। लिपिड बायलेयर के अंदर आपको ये मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। दीज मॉलिक्यूल्स बेसिकली कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो इन मॉलिक्यूल्स को लूज नहीं होने देता, और अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो इन मॉलिक्यूल को इतना करीब नहीं आने देता, मीन इनको कंप्रेस नहीं होने देता। इसकी वजह से हमारे लिपिड बायलेयर की फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के बारे में। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल्स अलाउ सिलेक्टिव पैसेज ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स एंड आयन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल है। सिलेक्टिव परमिएबल का मकसद क्या है कि ये हर एक मॉलिक्यूल्स को इनसाइड और आउटसाइड जाने नहीं देती। ये सिलेक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को कि कौन से मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरिए इंटर होना चाहिए या आउटसाइड जाना चाहिए। तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखें, ये प्रोटीन के कुछ मॉलिक्यूल्स आपको नजर आएंगे। ये मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये थ्रू आउट आपको यहाँ फास्फोलिपिड बायलेयर के अंदर नजर आएंगे। इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें चैनल्स मौजूद होते हैं, और वो चैनल स्पेसिफिक हैं फॉर द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एंड आयन। इससे कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल या आयन पास हो सकते हैं। Some extrinsic protein also work as enzyme। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कौन से हैं? वो प्रोटीन्स जो फास्फोलिपिड बायलेयर की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये आउटर सरफेस पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसे कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं प्रोटीन के, वो वर्क करते हैं जैसे एंजाइम की तरह। फॉर सपोज ATPase कॉम्प्लेक्स टू सिंथेसाइज ATP। तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वर्क करता है एंजाइम की तरह, जैसे ATPase एक एंजाइम है और वो ATP फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन रेगुलेटिंग सेल्स इंटरेक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा इंटरेक्शन है? अगर हम किसी मॉलिक्यूल की सेल के अंदर एंट्री हो या बाहर जा रहा है तो वो दो तरीकों से सेल के अंदर एंटर हो सकता है या बाहर जा सकता है। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दो ट्रांसपोर्ट को हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विदाउट कंजप्शन ऑफ ATP। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है विदाउट ATP, मींस उसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती। उसका एक एग्जांपल है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे आप देखें, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है, और ये मॉलिक्यूल्स हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। आप यहाँ पे देखें, यहाँ कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है और इनसाइड कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लो है। तो ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही। इसे हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। और आप यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड है और लो कंसंट्रेशन इनसाइड है। ट्रांसपोर्टर जिसे हम प्रोटीन कह रहे हैं, इस प्रोटीन जरिए ये मॉलिक्यूल्स इनसाइड मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ भी एनर्जी यूज नहीं हो रही और इसे कहा जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और यहाँ पे आप देखें, ये है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस मोस्टली वाटर में होती है। तो वाटर
थ्रू लिपिड बाइलेयर भी मूवमेंट कर सकता है, और यहाँ पे एक प्रोटीन का चैनल है जिसे एक्वापोरन चैनल कहा जाता है, इस जरिए भी इसकी मूवमेंट होती रहती है। तो ये ट्रांसपोर्ट बेसिकली कहलाती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी यूज नहीं होती। और दूसरा हमारा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग ऑफ एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है लेकिन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एनर्जी यूज होती है। तो यहाँ पे आप देखें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे मॉलिक्यूल्स पहले से भी ज्यादा है और बाहर की तरफ से ये इनसाइड मूवमेंट इन मॉलिक्यूल की हो रही है, और यहाँ पे आप देखें एटीपी यूज हो रही है। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूवमेंट हो रही है और एटीपी यूज हो रही है, तो ऐसी मूवमेंट को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देयर आर टू अदर फेनोमेना, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अगर हम मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की बात करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, तो उसके दो फेनोमेना है, एक है एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। अब इन दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल इन बल्क बाय इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सेल मेम्ब्रेन किसी भी मटेरियल को इनफोल्ड करके सेल के अंदर दाखिल कराता है, तो इसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। आप यहाँ पे देखें ये मटेरियल है, ये पहले मेम्ब्रेन इसको इनफोल्ड करके इनसाइड दाखिल कर रहा है, यहाँ पे दूसरे केमिकल्स हैं इसको भी इनफोल्ड करके इसको दाखिल करा रहा है, तो इसे कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। इट मे बी इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, फेगोसाइटोसिस। आप यहाँ पे देखें ये सॉलिड मटेरियल है और ये सेल मेम्ब्रेन इसको इनफोल्ड करके सेल के अंदर दाखिल करा रहा है, तो इस प्रोसीजर को फेगोसाइटोसिस और ईटिंग प्रोसेस कहा जाता है। और इनटेक ऑफ फ्लूइड और लिक्विड दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। अगर ये मटेरियल लिक्विड है या फ्लूइड है और इसको इनफोल्ड करके सेल के अंदर दाखिल किया जाता है, तो इसे पिनोसाइटोसिस और ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ द सेल कहा जाता है। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड एक्सफोल्डिंग टू एग्जिट द मटेरियल फ्रॉम द सेल। आप यहाँ पे देखें ये एंडोसाइटोसिस था, मटेरियल इनसाइड द सेल दाखिल हो रहा था, और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे ये मटेरियल है ये सेल से बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये एक वेसिकल है जिसके अंदर ये मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है कि पहले ये जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, फिर ये एक्स फोल्डिंग बनाएगा बाहर की तरफ, और यहाँ पे ये ओपनिंग कर देगा, और इस ओपनिंग से ये हमारे मटेरियल और केमिकल आउटसाइड द सेल मूव कर जाएंगे, तो इसे कहा जाएगा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में मटेरियल दाखिल होते हैं इनसाइड द सेल, और एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल आउटसाइड द सेल जाते हैं। तो ये हमारा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस हो गया। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड लोकेटेड ऑन द आउटर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ग्लाइकोलिपिड आउटर सरफेस, ये आउटर सरफेस है फॉस्फोलिपिड की, ये इनर सरफेस पे मौजूद नहीं होते, ये आउटर सरफेस पे मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे देखें दिस इज दी ग्लाइकोलिपिड। इसका फंक्शन क्या है, दे स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन कराने में हेल्प करते हैं। असिस्ट सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल एडिशन फॉर्म ए टिश्यू। तो यहाँ पे ये ग्लाइकोलिपिड आपको नजर आ रहा है, दूसरे सेल का ग्लाइकोलिपिड भी होगा, ये आपस में इंटरेक्शन करके टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स एक्ट एज रिसेप्टर फॉर सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड फॉर सेल रिकग्निशन। आप यहाँ पे देखें ये सेल आइडेंटिटी, यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड आपको नजर आ रहा है, ये क्या करता है, रिकग्नाइज करता है, जो हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया। फॉर इंस्टेंस सर्टेन ग्लाइकोलिपिड्स आर इन्वॉल्व इन रिकग्नाइजिंग पैथोजेंस, वायरस और बैक्टीरिया आर इंटरेक्टिंग विद इम्यून सिस्टम। तो ये ग्लाइकोलिपिड क्या करता है, ये रिकग्नाइज करता है पैथोजन को, जैसे वायरस और बैक्टीरिया। पैथोजन उन एजेंट को कहा जाता है जो डिजीज काज करता है, जैसे वायरस और बैक्टीरिया, ये पैथोजन है। जैसे ही ये पैथोजन एंटर होते हैं हमारे बॉडी में, तो यहाँ पे ये मार्कर्स हैं, ये रिकग्नाइज करके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है,
फिर वो इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर इन वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में। ग्लाइकोप्रोटीन्स, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स, आप यहाँ पे देखें ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये भी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। Such as those on red blood cells help in blood group determination, A, B, AB, RO and RH factor। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली क्या करता है कि ये एंटीजीन बनाता है। आप यहाँ पे देखें, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके रेड ब्लड सेल पे एंटीजीन ए प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजीन बी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजीन ए और बी दोनों एंटीजीन प्रेजेंट होंगे। ये सब कौन बनाता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो उस पे कोई भी एंटीजीन नहीं डेवलप होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट ये ब्लड ग्रुप और उसके अलावा RH फैक्टर। RH फैक्टर मकसद क्या है कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, आर नेगेटिव है, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से हमें मालूम होता है। इस तरीके से ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव आर नेगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव आर नेगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इस तरीके से ए पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है और ये हमें हेल्प करते हैं ब्लड को ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए। हम पहले टेस्ट करेंगे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसको ए ही लगेगा, बी नहीं लगेगा, क्योंकि बी का एंटीजन अलग है और ए का एंटीजन अलग है। इस तरीके से हम पहले इसकी मैचिंग करेंगे, फिर ब्लड हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।